वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज आपकी क्लास होगी जीएस की, ठीक है। इससे पहले हम आपको करवा रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड और अभी हम करवाएंगे आपको जीके। तो जीके जीएस की जो क्लास है ये तो आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आप एसएससी देते हैं, आप पीएससी देते हैं, आप ग्रुप सी देते हैं, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो जीके जीएस तो सभी एग्ज़ाम में काम आता है। तो आज थोड़ा क्या करेंगे, हम रैंडम जीके करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे, ठीक है। और ये जीके क्या है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो क्या है, अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम हुए तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके में जो मोस्टली बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही मैं आज आपको करवाऊँगी, ठीक है। 30 के आसपास हमारे क्वेश्चन रहेंगे, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ठीक है, हरिसेन आपने नाम सुना होगा, किसका दरबारी कवि था? 4 ऑप्शन हमें यहाँ से मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो हरिसेन के विषय में आपने सुना होगा और हरिसेन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है। तो जो हरिसेन थे ये थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का बहुत प्रतापी शासक था, उसका दरबारी कवि था हरिसेन। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी होती है ताकि आपको अदर चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाएँ तो याद रहें। और दूसरा, हरिसेन ने जो प्रमुख पुस्तक लिखी थी समुद्रगुप्त के विषय में, वो थी आपकी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? आपके हरिसेन ने लिखी थी। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से एक अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कोई एक वो क्या था, अकबर का दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था हरिसेन दरबारी कवि, ये आया है प्रसिद्ध संगीतकार, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन या टोडरमल। तो अकबर के जो रत्न थे, ठीक है, उनमें से जो तानसेन थे, तानसेन क्या थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो तानसेन है वो किसके दरबार में थे, किसके दरबार के नवरत्न थे शायद अकबर के दरबार में, तो वहाँ पे ये रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा कहाँ पर स्थित है? हेग, जिनेवा, रोम या वियना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हो जाता है आपका हेग, और हेग कहाँ है? आपके नीदरलैंड में है, ठीक है। ये कहाँ है? आपके नीदरलैंड में है और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यूपीएससी, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए गए, हमें बताना है कि संविधान जब हम पढ़ते हैं ना, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से जो संविधान के जो हमारे अनुच्छेद होते हैं, यहाँ पे कोई एक ऐसा आयोग या एक ऐसी संस्था है जो संविधान में उल्लिखित नहीं है। यूपीएससी, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग। तो जो योजना आयोग है ये क्या है? अब तो खैर अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो योजना आयोग था ये आपका संविधान में उल्लिखित नहीं था। और अब योजना आयोग के स्थान पे नया जो आयोग है वो क्या हो गया है? आपका नीति आयोग हो गया है सन 2014 से, ठीक। यूपीएससी, वित्त आयोग और चुनाव आयोग क्या है? आपके संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। और जब आपको स्पेशली आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। फिलहाल हम आपको रैंडम पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब ये रैंडम इसलिए पढ़ाया जा रहा है, अभी रिसेंट आपका डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहाँ पे भी इतना समय नहीं बचा है कि हम अभी टॉपिक वाइज क्लासेस करवाएं। टॉपिक वाइज क्लासेस जैसे ही डीएलएड का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो आपके उत्तराखंड लेक्चरर वगैरह या ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम आते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको क्लासेस करवाएंगे। जैसे हमने हिस्ट्री करवाई है, ज्योग्राफी स्टार्ट करवाई है, तो आगे हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा?
अभी देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्या है एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम हर क्वेश्चन को पढ़ के चलते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ऐसा रहे कि हम पढ़ के जाएंगे तो माइनस मार्किंग के टाइम पे हमें थोड़ा सा कंफर्म आंसर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या करी थी, आपकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग एक तो आपका किससे संबंधित है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, और दूसरा आपका किससे है, एनी बेसेंट। दो लोग थे ना जो होम रूल लीग वाले, एक थी एनी बेसेंट और एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। लोहे में जब जंग लगता है तो ये किसका उदाहरण होता है, अपघटन, रेडियो एक्टिव क्षय, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो लोहे में जो जंग लगता है वो होता है जब आयरन क्या करता है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तब ये ऑक्साइड बनाता है। उस वजह से लोहे में जंग लगता है और लोहा क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इसका मतलब लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी लोहा में जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के लेखक कौन थे, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। महाभारत के लेखक कौन होते हैं, तो ये आपका तुलसीदास है यहाँ पे। ठीक है, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या कालिदास। तो यहाँ पर हमारे जो वेद व्यास हैं, ठीक है, ये क्या है, महाभारत के लेखक हैं। वाल्मीकि ने क्या लिखा था, आपका रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। ठीक है, और सबसे बड़ा महाकाव्य भी किसे कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, तुलसीदास ने तो आपको पता है रामचरितमानस लिखी है, और कालिदास की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ठीक है, और कई बार अब एग्ज़ाम में मोस्टली क्या पूछा, क्रम पूछा जाता है कि क्रम से बताइए कि कौन सा देश सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस का क्षेत्रफल विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, और क्षेत्रफल के इस मामले में भारत क्या है, विश्व में 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में वैसे तो अभी जब भारत में जनगणना हुई नहीं है, लेकिन भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है। आंकड़ों के हिसाब से भारत अभी दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैसे भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। एक होता है आपका लोकसभा के सत्र की समाप्ति, एक होता है आपका लोकसभा को भंग करना। ठीक है, तो लोकसभा को भंग करना मतलब अब लोकसभा के चुनाव आएंगे और नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा का गठन होगा। ठीक है, तो लोकसभा को जो भंग करने की शक्ति है संविधान में, वो आपके दी गई है राष्ट्रपति को। लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। इस क्वेश्चन से सभी परिचित होंगे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होती है, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मत दे सकता है, और इसे क्या बोलते हैं भारत में, वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, हीरा, पीतल, स्टील, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे कठोर पदार्थ है हमारा, वो है यहाँ पे हीरा। डायमंड क्या है, सबसे कठोर होता है हीरे को काटने के लिए। हीरा किसी से कटता भी नहीं है, हीरा छत बिछत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा आएगा। हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया था। भारतीयों ने, अरबों ने, यूनानियों ने, मिस्रवासियों ने या इनमें से कोई नहीं।
तो जो शून्य है, शून्य का आविष्कार किया था, सभी जानते होंगे शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीयों ने किया था। ठीक, चलिए, वायु का सर्वाधिक संगठन है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वायु में सर्वाधिक संगठन किस चीज़ का है? ठीक है, तो वायु में जो हमारे वायुमंडल में जो वायु है वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक वायु में सर्वाधिक जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी है वायुमंडल में? आपके 78% होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपकी कितनी होती है? 21%। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये कितना होता है आपका? 99%। तो ये दोनों हो जाती हैं, और बाकी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वायु में सर्वाधिक संगठन होता है आपका नाइट्रोजन का, और उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी या आचार्य विनोबा भावे? तो आपका जो भूदान आंदोलन शुरू करते हैं वो हैं आपके विनोबा भावे, और ये शुरू किया गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये शुरू किया गया था आपके 1940 में भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है वो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके है ये बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका 13वीं-14वीं शताब्दी में जो आपका विजयनगर साम्राज्य होता है तो उसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या जयपुर? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं आपके हम्पी में, और ये हम्पी कहाँ पे आपका? ये पड़ेगा आपके कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी कहाँ पड़ेगा? आपके कर्नाटक में। और किसके अवशेष पाए जाएंगे यहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य के। अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाती है तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। क्या करते हैं? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि या मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पिछली वीडियो मैंने आपको करवाया था उगते सूर्य का देश, और ये है आपका मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, रूस, जापान या नॉर्वे। तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश या मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि, मिडनाइट लैंड ऑफ सन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? आपको पता होगा 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें से जो आपका संघ सूची है, तो संघ सूची के विषयों में जो कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार किसका होता है? सिर्फ संघ का होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। परमाणु ऊर्जा, रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता या पोस्ट और टेलीग्राफ? तो परमाणु ऊर्जा, रक्षा, ये तो बिल्कुल भी दोनों के दोनों संघ सूची के ही विषय हैं, राज्य के नहीं हैं। और साथ में पोस्ट और टेलीग्राफ जो है ये भी क्या है? आपके संघ सूची का विषय है। तो जो विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या हो जाता है? संघ सूची से संबंधित विषय हो जाता है। चलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण क्या है, या वृद्धि के कारण क्या होता है? ठीक है, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में गिरावट आएगी, या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, या पराबैंगनी किरणों में वृद्धि होगी, या पृथ्वी के तापमान में एकरूपता आ जाएगी। तो सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में, वायुमंडल में ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जब 1857 में विद्रोह होता है तो बहुत सारे स्थानों पर होता है, मोस्टली कहाँ है ये? उत्तर भारत में ही होता है, ठीक है। तो कानपुर में जब विद्रोह हो रहा था तो 1857 का, तो वहाँ पर नेता कौन था? रणजीत सिंह, रानी झांसी, झांसी की रानी, तात्या टोपे या नाना साहब? तो अगर बात की जाए आपके कानपुर की, तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता था आपके तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे कर रहे थे कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। रिक्टर पैमाने का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग हम किसको नापने के लिए करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। और किससे नापी जाती है? आपकी जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। और सीस्मोलॉजी किससे संबंधित है? भूकंप से। यंत्र है सीस्मोग्राफ और पैमाना कौन सा है? रिक्टर पैमाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिशन, गैलीलियो या न्यूटन? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था आपके आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए, रेडियोधर्मिता की खोज सबसे पहले किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? पाश्चर, न्यूटन, वाटसन या मैडम क्यूरी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले की थी आपके मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। और इसी प्रकार रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी क्यूरी होती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है। जैसे भारत में है ना, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो विश्व का सबसे प्रायद्वीप मतलब जो क्षेत्र क्या होता है? तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, अलास्का या अरब। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आपका अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मछलियाँ श्वसन करती हैं किससे? फेफड़े, नाक, हृदय या गिल्स, या यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं गलफड़े, ठीक है। तो जो मछलियाँ हैं फेफड़े तो उनमें होते नहीं हैं, ठीक है, नाक भी नहीं होती है, तो वो सांस कहाँ से लेती हैं? आपके श्वसन करती हैं गिल्स या गलफड़े से। और जो मेंढक होते हैं वो श्वसन करते हैं आपके स्किन से, ठीक है। मानव शरीर में भोजन द्वारा उत्पादित ऊर्जा की इकाई यूनिट क्या है? वाट, डीएनए, कैलोरी या एम्पियर? तो मानव शरीर में जब भोजन द्वारा ऊर्जा उत्पादित होती है उसकी इकाई क्या कहलाती है? आपकी कैलोरी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन डैश वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1939, 41, 42 या 45? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और यहीं पे गांधी जी ने किसका नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, डूरंड रेखा किसके बीच की सीमा को चिन्हित करती है? ईरान और इराक, पाकिस्तान और भारत, रूस और चीन या भारत और अफ़गानिस्तान? जो डूरंड रेखा है वह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित करती है, आपका डूरंड रेखा। और ये जो डूरंड रेखा है यह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो आपका ये वाला हिस्सा होता है ना, ये पाक अधिकृत कश्मीर वाला, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और इसकी जो शायद लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा रेखा भारत की किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ ही लगती है। तो लगभग आज हमने आपको 29 क्वेश्चन कराए हैं जीके के, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। ये रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन के एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।